हेलो बच्चों। आज मैं न्यू ईयर गिफ्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आप 2023 में आ चुके हैं और आज जो गिफ्ट है वो हमारे 12th के बच्चों के लिए है। बच्चों, 12th में सीबीएसई बोर्ड ने अपनी डेट शीट जारी कर दी है। यूपी बोर्ड के भी एग्जाम्स फरवरी से एक्सपेक्टेड हैं। तो ऐसे में मेरा गिफ्ट आप सभी बच्चों के लिए है कि मैं इन बचे हुए वक्त में आपकी बहुत ही तगड़ी तैयारी करा सकूं। एक क्रैश कोर्स के फॉर्म में समझ लीजिए या यूं फास्ट ट्रैक रिवीजन कह लीजिए आप। तो नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ हम लोग एक मिशन शुरू करते हैं, एक मिशन पर निकलते हैं हम सभी लोग, और कोशिश किया जाएगा कि हम लोग इस ढंग से केमिस्ट्री को पढ़ लें कि आप अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। बच्चों, एक लाइन आप पढ़ पा रहे होंगे बोर्ड पर कि युद्ध से पहले आप जितना पसीना बहाओगे रणभूमि में उतना ही कम रक्त बहेगा। बच्चों, मेरा ये मानना है कि अगर आप खूब जबरदस्त ढंग से तैयारी नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, चाहे वो एक्चुअल युद्ध हो कोई या आपका एग्जाम हो, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा अपना नुकसान सहना पड़ेगा जब एक्चुअल लड़ाई में आप उतरेंगे। और अगर आपने प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे ढंग से की हैं तो नो डाउट आप जब एक्चुअल लड़ाई में जाएंगे, एक्चुअल फाइट में जाएंगे, आप जब एग्जाम दे रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। तो इसी एक टारगेट के साथ, इसी मोटिव के साथ मैं आप लोगों की, खासकर 12th के बच्चों की बात मैं कर रहा हूं। 12th के बच्चों के लिए मैं अगले 1.5 महीने कह लो, अगले 40 दिन कह लो, हम लोग एकदम फोकस करके 12th की पढ़ाई करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके ज़्यादातर चैप्टर्स या यूं कह लो सारे चैप्टर्स निपटा दूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज फिजिकल का एक चैप्टर। आपसे मैंने पहले भी बताया था कि ऑर्गेनिक में मैं ज़्यादातर नेम रिएक्शंस पे फोकस करूंगा। मीन्स ऑर्गेनिक के चैप्टर्स को हम नेम रिएक्शंस के हिसाब से पढ़ ले जाएंगे। ब्लॉक तो जैसे पढ़ेंगे ही। फिजिकल केमिस्ट्री के जो 3-4 चैप्टर आपके हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट, इनको हम पढ़ा जाएगा। और इनमें से जिसमें भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट होगा, अंकित प्रश्न वाला पार्ट होगा, जैसे मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, केमिकल काइनेटिक्स में है, सॉल्यूशन में है, सॉलिड स्टेट में है, तो उसको हम लोग चैप्टर खत्म करने के बाद आपको कुछ मॉडल क्वेश्चंस न्यूमेरिकल भी लगवाऊंगा मैं। हाँ, ये है कि आपको घर पे भी कुछ काम करना होगा, अपने से भी कुछ चीजें अनसॉल्व पेपर उठाना होगा और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होंगे। स्पीड थोड़ी तेज रहेगी, जो होनी भी चाहिए। अब आपको मुझे फॉलो करना है, स्पीड को मेरे साथ आपको सिंक्रोनाइज करना है खुद को। और दोनों ही लैंग्वेजेस के लिए जैसे मेरी सारी क्लासेस अब तक रही हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहे हैं, वैसी ही क्लासेस रहेंगी। आपको कोई क्यूरी होगी तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9554895638, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। एक और कोशिश ये करिएगा कि 12th के बच्चे ही इस पर मुझसे संपर्क करें। अभी मेरी प्रियोरिटी में 12th के स्टूडेंट्स है बेटा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज फिजिकल केमिस्ट्री का भौतिक रसायन का एक चैप्टर, विद्युत रसायन। विद्युत रसायन हम लोग शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करते हैं। बच्चों, एक चीज मैं मान के चलूंगा कि आपने अब तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। अगर नहीं किया है तो आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा, और अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो ये आपके लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा। कि आप जैसे बहुत से बच्चे रूम लेके पढ़ते होंगे, या आप कभी खाली टाइम में बैठे हुए हो, किताब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप वीडियो चला के छोड़ दो और आप सुनते रहो इस चीज को, आपकी तैयारी बढ़ती जाएगी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने जब पढ़ा होगा, या आपने फिजिक्स में जरूर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर एक फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटरचेंजेस के साथ डील करते हैं। मतलब भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें हम वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तन के बारे में समझते हैं। मतलब जैसे देखो, ये लाइट है, लाइट चली गई तो हमारा इन्वर्टर जो है हमें सप्लाई देता है, और उसमें क्या है, H2SO4 भरा हुआ है, तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगती है ना। ऐसे ही हम इलेक्ट्रोलिसिस जब हमने पढ़ा, विद्युत अपघटन पढ़ा, तो वहां क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं
और हमको केमिकल रिएक्शन होती हुई मिलती है, रासायनिक क्रिया मिलती है। इसका ये मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है केमिकल एनर्जी में। तो इस ब्रांच में, ये चैप्टर एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की, भौतिक रसायन की, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन यानी कि अंतः परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आप पढ़ते हो विद्युत रासायनिक सेलों के बारे में। विद्युत रासायनिक जो सेल हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या है? ऐसे सेल होंगे जो या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेंगे या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेंगे, मतलब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। तो जो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, इनको हम नाम देते हैं विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल इनको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, इनको नाम दिया जाता है गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल, हिंदी में भी ऐसे ही नाम है इनके, गैल्वेनी सेल, इसको गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल। चूंकि इनको खोजा था अलेक्जेंडर वोल्टा ने, तो गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल बोला जाता है इनको। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला इलेक्ट्रोलिटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाला गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल बोला जाता है। आपको इन्हीं सेल्स के बारे में पढ़ना है और इनमें जो रिएक्शंस हो रही हैं या रिएक्शन के बाद जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, उनके बारे में और डेप्थ में उतरेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ना, विद्युत अपघटनी सेल को पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। विद्युत अपघटनी सेल आप देख रहे हो, नाम से ही क्लियर है कि यहां पर आप विद्युत अपघटन कराते हो, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हमने पहले ही बात की थी, विद्युत अपघटन के बारे में, कि आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो और कोई सब्सटेंस डिकम्पोज होता है, कोई सब्सटेंस टूटता है, और जब वो टूटेगा तो कोई केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी तो आपको केमिकल एनर्जी मिलेगी। तो विद्युत अपघटनी सेल हमारा पहला टॉपिक है, विद्युत अपघटनी सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगी, विद्युत ऊर्जा जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, ये कन्वर्ट होती है रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में। विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है, यानी कि वे सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है, वह ये कहलाते हैं विद्युत अपघटनी सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर दोज सेल व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एक्चुअली क्या होता है बेटा, आप किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हो, आप जानते हो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, आयनिक मटेरियल होते हैं, आयनिक पदार्थ होते हैं, जिसमें धनायन और ऋणायन होंगे, कैटायन और एनायन होंगे। तो उनके सॉल्यूशंस में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो डिकम्पोज होंगे, टूटेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनेंगे। पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ, है ना, और नेगेटिव आयन एनोड की तरफ जाते हैं। मतलब कुछ इस तरह से, जैसे आप मान लो ये आपने ब्राइन सॉल्यूशन ले लिया, आप जानते हो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइन विलेन क्या होता है। ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का जो जलीय विलयन, एक्वस मतलब जली, जली विलयन होता है, उसको आप बोलते हो ब्राइन सॉल्यूशन। मतलब आपने एक सॉल्यूशन लिया, इसमें क्या होंगे, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, है ना, Cl माइनस Na प्लस। मतलब नेगेटिव आयन क्लोराइड होंगे, पॉजिटिव आयन सोडियम आयन्स होंगे। अब इसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए,
ये एक इलेक्ट्रोड है, से दैट इसको आपने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, पॉजिटिव एंड। और ये वाला इलेक्ट्रोड क्या है, नेगेटिव एंड। आप नेगेटिव एंड को बोलते हो कैथोड, कैथोड बोला जाता है। और पॉजिटिव एंड को आप बोलते हो एनोड। एक्चुअली बच्चों देखो, एनोड भी नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव भी होगा, वो गैल्वेनिक सेल में होगा। तो एनोड का पॉजिटिव होना या कैथोड का नेगेटिव होना फिक्स नहीं है, ये बात अभी आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। एक्चुअली एनोड उस एंड को बोलेंगे जिस पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, और कैथोड उस एंड को बोलते हैं जिस पर रिडक्शन की क्रिया होगी, अपचयन की क्रिया होगी। ये मसला है। अब रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होने के दौरान यहां पे आप समझिए कि जैसे मान लो ये पॉजिटिव आयन है, ये एक पॉजिटिव आयन है, ये इस एंड की तरफ जाएगा, ये नेगेटिव आयन इस एंड की तरफ आने वाला है, एनोड की तरफ आने वाला है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जब आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं सॉल्यूशन और इसमें करंट पास करते हैं, मतलब इसको आप सेल से कनेक्ट कर दो तो इसमें करंट फ्लो होगी, सेल से कनेक्ट करने करंट फ्लो होगी, तो इसमें जो धनायन है वो कैथोड की तरफ, कैटायन कैथोड की तरफ और एनायन एनोड की तरफ जाते हैं, और केमिकल रिएक्शन होती है, आपको कुछ केमिकल एनर्जी मिलती है। जैसे यहाँ पे हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया है, 2NaCl एक्वस है ये, तो ये 2Na प्लस एक्वस एंड 2Cl माइनस एक्वस। अब क्या होगा, रिएक्शन एट एनोड, एनोड की क्रिया, एनोड की क्रिया क्या होने वाली है, एनोड की क्रिया जो होगी, यहां कौन आया, नेगेटिव आयंस आएंगे एनोड पर, ये 2Cl माइनस आए, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले और ये Cl2 बन गया। इलेक्ट्रॉन निकलना आपने पढ़ा होगा 11th में, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। नहीं 11th में पढ़ा होगा तो मैंने खुद अपने चैनल पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पढ़ा रखा है, वहां मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। अब देखो बच्चों, अब यहां एनोड पॉजिटिव क्यों हो गया, एनोड पर ऑक्सीकरण होना है मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना है, और इलेक्ट्रॉन तो वही निकालेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा पड़े हुए हैं, क्लोराइड आयन में, इसने इलेक्ट्रॉन निकाला और ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, तो जहां क्लोराइड गया वो वही ऑक्सीडेशन होना है, और क्लोराइड जहां गया वो पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहां तो नेगेटिव गया है ना, नेगेटिव आयन जहां जाएंगे वो नो डाउट वही पॉजिटिव होना है। फिर रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड की क्रिया क्या है, कैथोड की क्रिया जो है कुछ इस ढंग से होने वाली है। यहां सोडियम आयन आए 2Na प्लस, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, क्या बन गया 2Na, और ये सब कुछ एक्वस है, ये भी एक्वस था, ये भी एक्वस, एक्वस मतलब वाटर। और आपने पढ़ रखा है जो एक्टिव मेटल्स होती हैं ये वाटर से बहुत तेजी से रिएक्ट करती हैं, विग्रस रिएक्शन होता है। तो यहां पर ये 2Na रिएक्ट कर जाएगा 2 मोल्स HOH ले लीजिए आप, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये OH आया Na के पास, 2NaOH एंड H2, हाइड्रोजन निकल गया यहां से। तो यहां पर एनोड पर आपको क्लोरीन गैस और कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो यहां ये समझिए कैथोड पॉजिटिव क्यों, नेगेटिव क्यों बोला गया, क्योंकि इस पर पॉजिटिव आयन आ रहे हैं, बट यहां पर हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो यहां कौन सी क्रिया हुई, रिडक्शन की क्रिया हुई, अपचयन की क्रिया हुई। तो उस वो एंड जिस पर अपचयन की क्रिया होती है उसको आप नाम देते हो कैथोड, जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसको आप कहते हो एनोड। और विद्युत अपघटनी सेल में जो एनोड होता है ये धन ध्रुव होता है, कौन सा ध्रुव, धन ध्रुव, पॉजिटिव एंड, क्योंकि इस पर नेगेटिव आया। और कैथोड जो होता है विद्युत अपघटनी सेल का, ये ऋण ध्रुव होता है, नेगेटिव एंड होता है ये। बस ये इतनी बात थी, ये पूरा विद्युत अपघटनी सेल के बारे में जानकारी थी कि विद्युत अपघटनी सेल में क्या होगा, आप एक विद्युत अपघट्य लोगे, उसका विलयन तैयार करोगे, सॉल्यूशन तैयार करोगे, और उस सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद आपको 2 टाइप के आयन मिलेंगे,
एक नेगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन। नेगेटिव आयन जाएगा एनोड पर, ऋण आयन जाएगा एनोड पर और धन आयन जाएगा कैथोड पर। जो ऋण आयन है वो इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीकरण होगा उसका, और जो धन आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। बस इतनी बात है। अब ये पूरी सेल रिएक्शन अगर आपको लिखनी हो तो क्या होने वाला है, 2NaCl, ये ब्रेक किया क्या, 2Na प्लस एंड 2Cl माइनस, ये कंप्लीट सेल रिएक्शन रही आपके लिए, बात खत्म ही है ना। तो ये तरीका है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस, और जो कि होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। अब इसके बाद आप तुरंत गैल्वेनी सेल नहीं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तो ये सब्सटेंसेस, जैसे देखो यहाँ पर H2 कैथोड पर आ रहा है, Cl2 एनोड पर आ रहा है, तो कितना Cl2 या कितना H2 कैथोड एनोड पर आए या डिपॉजिट हुए, जिसको निक्षेपित होना बोलते हैं। हिंदी वाले एक बार वर्ड सुन ले बेटा, निक्षेपित होना, इंग्लिश में डिपॉजिट, डिपॉजिशन। तो बार बार जब मैं डिपॉजिशन या डिपॉजिटेड बोलूंगा तो आप ये समझिएगा कि निक्षेपित होने या वहां आके, जैसे मान लो एक कॉपर की प्लेट है, CuSO4 में आपने उसको डुबोया तो इस पर कॉपर आके डिपॉजिट होता गया, मतलब निक्षेपित होता गया। तो हम लोग फैराडे लॉ पढ़ते हैं कि कितना मटेरियल कैथोड या एनोड पर जमा हुआ, इकट्ठा हुआ, डिपॉजिट हुआ। तो यहाँ पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आप देखेंगे अपने अनसॉल्व्ड में फैराडे लॉ आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड 2 लॉज दिए थे। किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन से संबंधित 2 नियम दिए थे। बहुत ही कायदे के नियम है, फिजिक्स में भी आपके काम आने वाली हैं ये चीजें, है ना। फिजिक्स में इवन आप इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल भी करते हो बच्चों, आप लैब एक्सपेरिमेंट के लेवल पे भी आपके लिए जरूरी है। तो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, इसी टॉपिक से रिलेटेड है फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे का विद्युत अपघटनी नियम, विद्युत अपघटनी नियम बहुत इजी सा मसला है। जैसे आप एक क्वेश्चन समझिए, जैसे जिस कमरे में हम हैं, ये कमरा, इसमें एक सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन से दैट भरा गया है 1000 लीटर, यहाँ पे 1000 लीटर ब्राइन सॉल्यूशन ले लिया गया। बगल के कमरे में भी 1000 लीटर NaCl सॉल्यूशन भर लिया गया। अब इसमें हमने 50 एम्पियर की करंट पास की और उसमें 100 एम्पियर की करंट पास की। आपको क्या लगता है कहां पे डिपॉजिशन ज्यादा होगा, 50 एम्पियर वाले में या 100 एम्पियर वाले में? चलिए, मैं सोच रहा था कि तब तक आप कुछ सोच लें। अब देखिए, अगर हम सिर्फ 50 एम्पियर और 100 एम्पियर बात करें तो यहां एक क्वेश्चन ये आएगा, जैसे मान लो 100 एम्पियर वाली करंट केवल 10 सेकेंड्स के लिए पास की गई और ये 50 एम्पियर वाली करंट 2 आवर्स के लिए पास की गई, तब तो 50 एम्पियर वाले से ज्यादा हो जाएगा डिपॉजिशन। तो यहाँ 2 फैक्टर हैं जो ये बताएंगे कि कितना पदार्थ निक्षेपित होने वाला है, कितना मटेरियल डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पर, एनोड पर या कैथोड पर। यह इसी से रिलेटेड है फैराडे का फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम जो है, फैराडेज फर्स्ट लॉ जो है इसी से रिलेटेड है। फैराडे ये बोलते हैं कि भाई देखो कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, जो मटेरियल डिपॉजिट होगा, उसका अमाउंट या उसका मास जो है 2 चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहली बात तो कि आप कितना करंट पास कर रहे हो सॉल्यूशन से, W प्रोपोर्शनल I, और दूसरी चीज W प्रोपोर्शनल T, कितनी देर तक आप करंट पास कर रहे हो। जैसे मान लो हमने क्या किया, दोनों का टाइम अलग अलग किया, जिसमें ज्यादा टाइम रहेगा उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगी, ज्यादा चार्ज फ्लो करने वाला है ना। और ये बात है कि भाई आपने एक फिक्स टाइम के लिए पास किया, 10 सेकेंड यहां भी 10 सेकेंड वहां भी, लेकिन यहां पे क्या था 1000 एम्पियर का करंट और वहां पे केवल 10 एम्पियर, तो नो डाउट 1000 एम्पियर वाला अपना ज्यादा इफेक्ट दिखा जाएगा। तो यहां पर एक बार धारा
मतलब ये जो द्रव्यमान है, मास क्या, AW क्या है, वेट है, द्रव्यमान है, ये प्रोपोर्शनल है I करंट के, और यहाँ W प्रोपोर्शनल है T के। इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को कंबाइन कर दो। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, W प्रोपोर्शनल Q, या यूं कर लो W प्रोपोर्शनल I इंटू T। दिस इंप्लाइज W प्रोपोर्शनल Q। Q मतलब चार्ज, आवेश। मतलब यह है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा होगी वह कुल प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होगी। द टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में जितना ज्यादा आप चार्ज पास करोगे उतना ज्यादा मटेरियल डिपॉजिट होगा। यही फैराडे का फर्स्ट लॉ है। आप जानते हो प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हमें हटाना होता है तो हम यहाँ पर इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो कांस्टेंट आता है वो Z आता है, Z इंटू Q। या फिर आपको क्या मिला, या आपको क्या मिल गया, W इज इक्वल टू ZIT। मसला ये है कि ये Z क्या है, तो Z है बच्चों एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन के बाद जो आप लिखते हो कांस्टेंट ही होता है। तो ये जो नियतांक है इसका नाम होता है बेटा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इस नियतांक का नाम है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, है ना। अब पहले ये है क्या ये समझ लें। तो चलिए इसी इक्वेशन से हमें समझना होगा। अगर I की वैल्यू 1 एम्पियर हम रखें और T की वैल्यू 1 सेकेंड रखें, देन Q की वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है। Q इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 1 कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, 1 कूलाम आ गया। ये दोनों वैल्यूज यहां रख दो I और T की, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z इंटू 1 इंटू 1, W इज इक्वल टू Z। यानी कि Z है क्या, Z डिपॉजिटेड मटेरियल का वो मास है जो कब मिला, जब करंट जो थी 1 एम्पियर थी और टाइम 1 सेकेंड था, या यूं कहो कि चार्ज 1 कूलम पास किया। तो किसी भी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसी इलेक्ट्रोड पर उस पदार्थ की निक्षेपित वह मात्रा होती है जब उस विलयन से 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित करने से प्राप्त होती है। या यूं कहो किसी विद्युत अपघटनी विलयन से 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित करने से एक पदार्थ की जो मात्रा प्राप्त होती है वो मात्रा उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ मटेरियल is its that mass which is obtained on passing 1 coulomb charge through the electrolytic solution। 1 कूलाम का आवेश आपने पास किया विलयन से, जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ, जैसे मान लो ये NaCl है, या यूं कहो कि कॉपर है, यहाँ पे CuSO4 है, आपने पास किया और कॉपर का मान लो आपको लगभग मान लो 32 के आसपास 32 ग्राम आपको मिला, डिपॉजिट हुआ 1 कूलम चार्ज पास करने से। तो कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा बेटा, है ना। तो ये हो गया पहला लॉ, जिसमें जेड का जो है, जेड क्या है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है। तो ये मसला रहा यहाँ पे। अब चलो इसमें भी जेड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन आपको और करना है। जेड को एक ढंग से और मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है बच्चों। जेड का फॉर्मूला ये भी मिलेगा आपको E/F। ई क्या है, ई है इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, या इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। ठीक, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं ये आपने पढ़ रखा होगा, 11th में भी विलयन पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। जैसे कोई एसिड है तो एसिड का मॉलिक्यूलर मास, तुल्यांकी भार का फार्मूला होता है मोलर मास, मोलर भार
बटे फैक्टर एन। एन फैक्टर जो होता है, एन क्या है, मोलों की संख्या नहीं है, मोलर भार बटे एन। एन क्या है, कोई एसिड है तो इसकी बेसिसिटी, मतलब कोई अम्ल है तो इसकी क्षारकता, मतलब क्षारकता क्या, जितने H प्लस डिस्प्लेसेबल H प्लस होते हैं वो उसकी, जैसे HCl है तो इसमें एक H प्लस है तो इसकी क्षारकता 1 हो जाएगी, H2SO4 रहेगा तो इसकी क्षारकता 2 हो जाएगी, इस ढंग से बेटा। और वहीं किसी बेस के लिए मोलर मास लिखा आपने बेस का, और N वहां पे एसिडिटी, जितने OH रहेंगे उससे डिवाइड करोगे। कोई सॉल्ट है, कोई लवण है तो उसके चार्ज, जैसे मान लो Na2CO3 का आपको निकालना हो इक्विवेलेंट वेट, तो आपने क्या किया, इसका मोलर मास 106 आया, इसको तोड़ते हो तो क्या मिलता है 2Na प्लस एंड CO3 डबल माइनस, तो इसके चार्ज से यहाँ पे कैटायन या एनायन का जो चार्ज होगा उससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ चार्ज कितना है 2 है, डिवाइड कर दिया, इक्विवेलेंट वेट मिल गया। इसको आप थोड़ा सा 11 से देख लेंगे इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैंने बताया, आप रिपीट कर लें, जिससे E की वैल्यू में आप जब F से डिवाइड कर देते हो, F से डिवाइड करने का क्या मतलब है, F से डिवाइड करने का मतलब ये है बच्चों कि आप फैराडे कांस्टेंट से डिवाइड करोगे। ये F जो है ये क्या है, फैराडे कांस्टेंट, फैराडे नियतांक है, फैराडे नियतांक, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो किसी भी पदार्थ के लिए जो Z की वैल्यू है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, उसके तुल्यांकी भार को आप फैराडे नियतांक से भाग दे दोगे, आपको Z की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात ये आती है कि ये फैराडे नियतांक क्या बला है भाई, फैराडे नियतांक क्या है, फैराडे कांस्टेंट क्या है। तो ये समझिए कि फैराडे नियतांक जो है वो है चार्ज एट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होगा उस आवेश की कुल मात्रा कही जाती है फैराडे नियतांक। अब भाई यानी कि F की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मोल में कितने पार्टिकल, Na एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, नेगेटिव में होता है उसे लिखने की जरूरत नहीं है। Na की वैल्यू, एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये पार्टिकल मोल इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 96487 कूलम मोल इनवर्स। ये तो फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू है बेटा, बट जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो इसको हम यूज करते हैं 96500 कूलम मोल इनवर्स, ये फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू है। तो इस फार्मूले को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, W इज इक्वल टू E/F इंटू IT, है ना। Z की वैल्यू क्या है, E/F भी है, तो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे जब ये चैप्टर हम निपटा लेंगे तब। अब बात आती है सेकेंड लॉ की, ये तो फर्स्ट लॉ था, अब सेकेंड लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या है, आपने ये देखा कि किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा होगा, वो उसके उस सॉल्यूशन से पास्ड जो चार्ज है, जितना आवेश गुजरा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर हम बात करते हैं सेकेंड लॉ, फैराडे का सेकेंड लॉ। फिर मैं बता दूं कि ये लॉ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ जो फैराडे के लॉ हैं वो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर क्या है, यहाँ गौर करिए, सेकेंड लॉ की बात करें हम, फैराडे सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि दो अलग अलग सॉल्यूशन को मान लो, जैसे मान लो हमने एक कंटेनर लिया, उसमें करंट पास किया, कुछ दूसरा सब्सटेंस लिया, उसमें सेम करंट पास किया, दोनों सॉल्यूशंस तो अलग अलग हैं लेकिन करंट हमने सेम पास किया, सेम टाइम के लिए पास किया, यानी कि कहो कि सेम चार्ज हमने पास किया, ठीक है। मतलब 10 एम्पियर की करंट
1 मिनट के लिए, 10 एम्पियर की करंट 1 मिनट के लिए। NaCl में भी, CuSO4 में भी, या यूं कहो ZnSO4 में भी, CuSO4 में भी। और फिर हमें देखना है कि कितना जिंक डिपॉजिट हुआ, कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा अभी, मान लो पहला सब्सटेंस जो था उसके लिए हम लोग लिखेंगे W1 इज इक्वल टू Z1 इंटू Q। Q1 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें भी Q पास कर रहे हैं, दूसरे भी सॉल्यूशन में हम Q पास कर रहे हैं, दूसरे विलयन में भी Q आवेश भेज रहे हैं। और W2 क्या होगा, Z2 इंटू Q। Q1 Q2 नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि पहले विलयन में मान लो W1 मास मिलेगा, इकट्ठा होगा, मान लो जिंक W1 मास था, W1 द्रव्यमान इसका इकट्ठा हुआ, और कॉपर का W2 था द्रव्यमान। तो इसका जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है, वो Z1 होगा। जिंक के लिए कुछ और होगा, कॉपर के लिए कुछ और होगा, लेकिन चार्ज तो हम बोल रहे हैं ना कि समान हमें मात्रा में भेजना है। तो यहां हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। मतलब ये है कि दो अलग अलग विलयनों में जब आप समान आवेश प्रवाहित करते हैं तो उनकी निक्षेपित मात्राओं के जो अनुपात होते हैं वो विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात होते हैं, है ना। मीन्स the deposited amount of two substances when same charge is passed through their electrolytic solution is in ratio of their electrochemical equivalents। सिंपल सी चीज है, मतलब उनके निक्षेपित मान जो है पदार्थों के, वो उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात में होंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको समान आवेश प्रवाहित करना होगा। ये आपका फैराडे का द्वितीय नियम है, और ये रहा फैराडे सेकेंड लॉ। आपने क्या समझा, आपने समझा इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, आपने समझा फैराडे लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जब आपने पढ़ा तो उसी में आपने इलेक्ट्रोलिसिस भी समझ लिया, विद्युत अपघटनी सेल में आपने विद्युत अपघटन भी समझा। इसी से रिलेटेड एक टर्म आता है बेटा, करेंट इफिशियंसी, धारा दक्षता। धारा दक्षता का क्या मतलब है ये आप समझ लो। करंट इफिशियंसी का क्या मतलब है, जैसे आपने अभी फैराडे लॉ पढ़ा और आपने पढ़ा कि W इज इक्वल टू ZIT या Z इंटू Q। तो मान लो आपने W जो है निकालना चाहा कि कितना, CuSO4 है, मान लो हमने एक कंटेनर में CuSO4 लिया, उसमें करंट पास किया, और अभी हमें देखना था कि कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, पहले फैराडे लॉ से ही कैलकुलेट कर लिया कि भाई हमने 5 कूलम का चार्ज पास किया है, इसके Z की वैल्यू 32 है, तो 32 इंटू 5 हो जाएगा, है ना। ये हमने कैलकुलेट कर लिया भाई, चलो 160 ग्राम हमको मिल जाना चाहिए कॉपर, ये चीज हो गया। ये तो फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग थियोरेटिकल यील्ड था कॉपर का, सैद्धांतिक उपज कितना मिलना चाहिए। लेकिन जब हमने एक्चुअल इलेक्ट्रोलिसिस कराई, CuSO4 में करंट पास किया और देखा, तो कॉपर का डिपॉजिशन जो है वो 160 ग्राम ना होकर के 154 ग्राम ही था, कुछ कम मिला। मतलब जो करंट की इफिशियंसी है, करंट का काम क्या है, वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, करंट ने अपने 100% इफिशियंसी से इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कराया। तो आप ये समझिए, अगर मान लो 160 मिलना चाहिए था फैराडे लॉ से और 160 मिल गया होता तो हम कहते भाई करंट इफिशियंसी 100% है। तो करंट इफिशियंसी क्या है कि जितना मिल रहा है अपॉन जितना मिलना चाहिए था। जितना मिलना चाहिए था वो हम कहां से पता लगाएंगे, फैराडे लॉ से पता लगाएंगे। तो करंट इफिशियंसी एक टर्म है बेटा, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। करंट इफिशियंसी, धारा दक्षता क्या है, इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड अपॉन थियोरेटिकल यील्ड।
मतलब वास्तविक उपज बटे सैद्धांतिक उपज। ठीक है, ये कहानी रही बेटा। इस पर भी आपको एक आध न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आए होंगे, एक आध कभी किसी वर्ष आ गया हो आपके पेपर में तो बड़ी बात है। चलिए, ये था विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटनी सेल। अब हम लोग बढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल की तरफ बेटा। तो गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल क्या है? आपने विद्युत अपघटनी सेल में देखा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखा कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो वोल्टिक सेल में क्या होगा, गैल्वेनिक सेल में क्या होगा? जस्ट रिवर्स। यहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब कुछ रिएक्शंस कराए जाएंगे और उससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। वहां पे आयंस एक्सचेंज से या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट वगैरह की वजह से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो अगली हेडिंग हमारी है गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल या वोल्टी सेल। गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल, इसमें क्या है बेटा? इसमें होता है कन्वर्जन, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन। केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा, एक बात आपको मैं पहले ही बता दूं, मुझे इससे पहले ही बता लेना चाहिए था शायद। एक टर्म होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। पहले वो आप समझ लो, फिर हम लोग इसको, अभी आप पॉज देंगे यहाँ पे थोड़ा सा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ लीजिए। होता ये है बेटा कि जब आप किसी भी मेटल को उस मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हो तो या डुबोते हो, तो वो मेटल अपने सॉल्ट सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में या तो पॉजिटिव हो जाती है या नेगेटिव हो जाती है। जैसे मान लो जिंक है, जिंक को आपने जब जिंक ZnSO4 में डाला, जैसे मान लो ये जिंक है, जिंक की प्लेट को आपने या जिंक के रॉड को आपने ZnSO4 में डुबो दिया, ZnSO4 में डुबो दिया, तो यहां पे क्या है कि ये जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में जाते हैं, और ये जिंक डबल प्लस जिंक डबल प्लस जिंक डबल प्लस ये चीज हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब ये जो जिंक है ये अपने सॉल्ट सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव फील करता है। ऐसे ही कॉपर को आप जब कॉपर SO4 में डुबोते हो तो कॉपर थोड़ा नेगेटिव फील करता है, उस पर सल्फेट डिपॉजिट होता रहता है। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि जब आप किसी भी मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में आपने डुबोया तो या तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया। अब आप जानते हो कि चार्जेस का जब डिफरेंस आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, तो एक पोटेंशियल, एक वोल्टेज प्रोड्यूस होना है ना। तो यहां इन चार्जेस के डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको आप नाम देते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जैसे मान लो मेटल है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तब जो आपको पोटेंशियल मिलेगा उसको आप बोलते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मेटल आयन ने इलेक्ट्रॉन लिया, मेटल आयन ने इलेक्ट्रॉन लिया और मेटल में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसका हुआ रिडक्शन, तो इसको आप बोलते हो ई रिडक्शन, इसको बोलते हो ऑक्सीकरण विभव, इसको बोलते हो अपचयन विभव। अगर मान लो सेम मेटल के लिए रिएक्शन लिखी गई हो, यानी कि एक दूसरे के उल्टा है, तो यहां पे बात आएगी ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई रिडक्शन, अगर सेम टेम्परेचर पर है। जैसे मान लो अगर आप ये सब कुछ, जैसे मान लो यहाँ पे जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो मोलर सॉल्यूशन था, इसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर थी। ठीक है, ये 1 m था और ये विलयन 25 डिग्री पर लिया गया था, तो यहाँ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा उसका मान निश्चित होगा, और इसको आप बताते हो ई नॉट, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव का मान 3 चीजों पर निर्भर करता है। 3 बातें, ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आप, इलेक्ट्रोड विभव का मान 3 बातों पर निर्भर करता है, 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक
पहला कारक है पदार्थ की प्रकृति या धातु की प्रकृति, या जो सब्सटेंस है, जो मेटल है, उसका नेचर क्या है। फर्स्ट थिंग, जिंक का कुछ और आएगा, कॉपर का कुछ और आएगा। दूसरी चीज है विलयन का ताप, या जहां हमने विलयन रखा है उस वक्त वहां पे टेम्परेचर क्या है। और तीसरी चीज, मेटल को आपने जिस सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबो रखा है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। इन तीन बातों पर निर्भर करता है कि उस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आएगा। तो अगर आपने उसको 1 मोल प्रति लीटर वाली सांद्रता या मोलर सांद्रता के विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस पर डुबोया तो उसको कहते हो मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट। जैसे मान लो यही ऑक्सीडेशन वाला 25 डिग्री पे रहता तो ई नॉट ऑक्सीडेशन, ई नॉट रिडक्शन, यहां भी वही ऐसे नॉट लगा दिया जाता है बेटा। तो ये नेगेटिव होगा, ऑक्सीडेशन वाला रिडक्शन का नेगेटिव होगा। और सामान्य तौर पर जो ट्रेंड है, जो परिपाटी है, हम अगर बोले कि मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखा गया है और बताया नहीं गया कि अपचयन विभव है कि ऑक्सीकरण विभव है, तो आप ये मान के चलेंगे कि अपचयन विभव लिखा गया है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखा गया है बेटा। ये एक बात, मतलब अगर नहीं दिया गया है कि ये ऑक्सीकरण टाइप वाला विभव है या अपचयन टाइप वाला विभव है, तो आप ये मान के चलिएगा कि अपचयन वाला विभव दिया गया है। ये बात हो गई, आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ लिया। अब आइए आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाले सेल, गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल पर। इसमें क्या होगा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदली जाएगी। इसको अलेक्जेंडर वोल्टा ने खोजा था, इसलिए इसको वोल्टी सेल का भी नाम दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे आपने एक ही कंटेनर लिया या एक दूसरे से जुड़े हुए 2 कंटेनर ले लिए, इन कंटेनर में, इस कंटेनर में मान लो कोई यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन रखा गया है, इसमें आपने एक तरफ कोई एक मेटल M1, दूसरी मेटल आपने M2 यहाँ पे लटका दिया। ठीक, दोनों अलग अलग मेटल्स हैं, तो क्या होगा, गैल्वेनी सेल हम बता रहे हैं बेटा। यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर कुछ लगा दिया। ये मेटल M1 है, पहली धातु है, और ये दूसरी धातु है। ये दो अलग अलग अगर धातुएं हैं तो एक कोई अपचायक होगी, कोई एक ऑक्सीका मतलब कम अपचायक होगी, अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होगी, एक कोई कम अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होगी। जैसे मान लो M1 बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट हो तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन निकालेगी, और ये थोड़ी खराब रिड्यूसिंग एजेंट हो, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट ना हो, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगी, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जिधर से जिधर जाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगी, है ना। नो डाउट, अब आप समझ गए ना कि इसने अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, क्योंकि ये कंडक्टर वायर से कनेक्ट किए गए हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे आपको करंट मिल जाएगी। ठीक है, तो यही गैल्वेनी सेल में होता है कि एक दूसरे से 2 अलग किस्म के मेटल प्लेट को, मेटल रॉड को, धातु इलेक्ट्रोडों को जोड़ दिया जाता है कंडक्टर वायर से, और उनको किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबो दिया गया। जैसे मान लो ये H2SO4 है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आपने डुबो दिया, तो जब आप डुबोएंगे तो वही बात अभी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइम हमने पढ़ा कि ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, विभवांतर हुआ तो इलेक्ट्रॉन गति करने लगे, इलेक्ट्रॉन गति करने लगे तो धारा प्रवाहित होने लगी। मतलब हमने कराया केमिकल रिएक्शन और हमको मिल रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यही तो है गैल्वेनी सेल। दिक्कत क्या है, एक कंटेनर में जब आपने रखा बेटा तो यहां पोलराइजेशन होता है, ध्रुवण होता है। इसी को दूर करने के लिए आपने डेनियल सेल बनाया है। गैल्वेनी सेल का ही एक प्रकार है डेनियल सेल, जो आपके बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ना। गैल्वेनी सेल तमाम किस्म के होते हैं, जैसे ड्राई सेल जो बैटरी वाले सेल होते हैं, शुष्क सेल, और जो आपके घरों में इन्वर्टर वाली बैटरी होती है, सीसा संचायक सेल जिसको हम बोलते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी। डेनियल सेल भी ऐसी ही एक किस्म है गैल्वेनी सेल का, है ना। तो चलिए हम लोग एक इसको भी जान लेते हैं, डेनियल सेल क्या होता है। गैल्वेनी सेल का ही एक प्रकार है जो ध्रुवण को रोकने के लिए, पोलराइजेशन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, स्पेशली डिजाइन सेल है
है ना। डेनियल सेल में क्या करते हैं हम लोग, एकदम कायदे से आप समझेंगे, चित्र मैं बना भी रहा हूं और आप लोग चित्र किताब से भी देख लेंगे एक बार, और ये 2 मार्क्स का एक बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है बेटा। डेनियल सेल में क्या होता है बेटा कि यहां पे जैसे एक कंटेनर में ZnSO4 सॉल्यूशन लेते हैं, जिंक सल्फेट विलयन जो मोलर सांद्रता का रहेगा 1 ml। इस ZnSO4 लग रहा है ना ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में आपने जिंक मेटल को डिप कर दिया, जिंक प्लेट को, जिंक रॉड को, जो आपका मन करे वो डिप कर दो। ये जिंक प्लेट हमने डिप कर दिया। दूसरे कंटेनर में हम लोग हमने लिया ये दूसरे कंटेनर में हमने डिप किया CuSO4 सॉल्यूशन ले लिया। इसकी भी मोलैरिटी थी 1 m। ये 1 m लिखने का मतलब बेटा 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल पर लीटर, ये सांद्रता लिख रहा हूं मैं। और ये कॉपर प्लेट है। इन दोनों को किसी कंडक्टिंग वायर जैसे प्लेटिनम वायर से आपने कनेक्ट किया, ठीक। और यहां पर आप बीच में गैल्वेनोमीटर चाहे वोल्ट मीटर या अमीटर आपने लगा दिया। चलो हमने वोल्ट मीटर, क्यों? क्योंकि हमें पता चले कि करंट फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है, या अगर करंट फ्लो की तो कितनी करंट हमको मिली या कितना वोल्टेज मिला। जो वोल्टेज मिलेगा वही EMF कहा जाता है सेल का, इलेक्ट्रोमोटिव सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, विद्युत वाहक बल, ठीक। ये दोनों कनेक्ट हो गए, जिंक मेटल, कॉपर मेटल। और क्या है, और यहां पर अब जैसे सॉल्यूशन से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है तो इनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग एक इन्वर्टेड यूट्यूब, इसको, इस वाले यूट्यूब को मत इन्वर्ट कर देना, इस यूट्यूब को सीधा ही रहने दो, नहीं तो यूट्यूब वाले नाराज हो जाएंगे मुझसे, है ना। मतलब इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, है ना, यू आकार की एक उल्टी नली ले लेते हैं और ये इस तरीके से, और इसमें क्या करते हैं KNO3, NH4NO3, NH4Cl वगैरह कोई कंडक्टिंग सब्सटेंस भर लेते हैं इसमें। जैसे मान लो KNO3 भर दिया, और इसको कोलाइडल बनाने के लिए जैसे अगर सॉल्यूशन, अगर विलयन या जिलेटिन वगैरह ले लेते हैं, जिलेटिन के साथ KNO3 भर दिया। ये जो इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब करा, और यहां रुई लगा लेते हैं बेटा, कॉटन प्लग, इसको रुई आपने लगा दिया है, ठीक है। अब ये जो आपने यू ट्यूब बनाया है उल्टा, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज लवर शेप। आप ये समझिएगा कि जो ब्रिज होते हैं वो समान चीजों को जोड़ते हैं, समान माध्यमों को जोड़ते हैं, तभी कोई ब्रिज कहलाता है। जैसे सड़क से उठा तो सड़क पे ही जाके खत्म होगा, है ना। नदी है बीच में, ऐसा नहीं कि सड़क से उठा और नदी में जाके पुल खत्म हो गया, नहीं, वो फिर जाके जमीन से उठा जमीन पे ही खत्म होगा, ठीक है। तो ये क्या है, सॉल्ट से उठा सॉल्ट में खत्म हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट्स को कनेक्ट करने का एक मीडियम हो गया। फिर क्या हुआ, जब इतना कुछ आप करते हो तो होता ये है, ये अरेंजमेंट आपने फुलफिल कर ली। अब होता ये है बेटा कि ये जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन निकालता है यहां से, जिंक जो है जिंक डबल प्लस आयन में बदल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा, ठीक, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। और ये कॉपर क्या करने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे और ये कॉपर जो है, यहां जो Cu डबल प्लस आयन है, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे जब, तो यहाँ के Cu डबल प्लस आयन्स को रिड्यूस करेंगे और वो कॉपर न्यूट्रल कॉपर में कन्वर्ट हो करके इस कॉपर प्लेट पर डिपॉजिट होते रहेंगे। और ये जिंक क्या है, Zn डबल प्लस में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में जाता रहेगा। मतलब जिंक प्लेट का मास घटेगा और कॉपर प्लेट का मास क्या होगा, बढ़ेगा।
तो यहां पर क्या होने वाला है, कॉपर वाली रिएक्शन Cu डबल प्लस जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले करके Cu में कन्वर्ट होगा, ये रिडक्शन हो गया, ये हाफ रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, अपचयन हाफ अर्ध अभिक्रिया हो गई। ठीक है, ये 2 क्रियाएं हो जाती हैं। अब क्या है, यहां से जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और यहां एक कनेक्ट है सॉल्ट ब्रिज भी, तो यहां से करंट जाने लगेगी आई। अब आप समझ सकते हैं कि कौन सा प्लेट पॉजिटिव होना चाहिए और कौन सा नेगेटिव। यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ये एनोड हो गया, क्योंकि एनोड कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं, ऑक्सीकरण अपचयन से। ऑक्सीकरण जिंक इंड पर हो रहा है तो जिंक वाला इंड एनोड हो गया, और यहां पर ये इंड कैथोड हो गया, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर लेते हैं। आपने पढ़ रखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। या हम लेमैन के लैंग्वेज में ये समझते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करती है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ करंट उल्टा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट, और वो करंट जहां से जा रही हो कैथोड है, तो ये कैथोड क्या हो गया, कैथोड हो गया पॉजिटिव। कैथोड कैसा हो गया, धनात्मक हो गया, और एनोड क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो एक बात अभी, एक ट्रिक आप समझ लीजिए, लोन, एक ट्रिक आप क्या समझेंगे, लोन, LOAN, ये याद रखेंगे आप, बहुत मदद देगा आपको। कभी भी डेनियल सेल दिखाते वक्त, रिप्रेजेंट करते वक्त डेनियल सेल को आप लेफ्ट में दिखाते हो ऑक्सीडेशन, जो कि होता है एनोड पर, और एनोड होता है नेगेटिव। मतलब जो इंड लेफ्ट में रहेगा उस पर ऑक्सीकरण होगा, जिस पर ऑक्सीकरण होगा वो एनोड कहलाएगा, और एनोड होगा ऋणी, एनोड होगा नेगेटिव। ठीक है, ये डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। रिप्रेजेंटेशन में इससे मदद मिलेगी, रिप्रेजेंटेशन नहीं हो गया, इससे हम लोग डेनियल सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले डेनियल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम लोग इसके हाफ सेल रिएक्शंस को लिखेंगे। थोड़ी सी जगह कम पड़ रही बेटा, तो इन रिएक्शंस को मैं मिटा देता हूं, फिर आगे अभी हम लोग इसको देख लेंगे, है ना। ये ZnSO4 है, ठीक। तो हाफ सेल, पहला हाफ सेल आपको क्या मिला, ये जिंक जो है जिंक SO4 में डूबा हुआ है। फर्स्ट हाफ सेल आपको क्या मिला, एनोड हाफ सेल क्या मिला आपको, एनोड अर्ध सेल क्या मिला, एनोड हाफ सेल है, जिंक डूबा है ZnSO4 में, जिंक है सॉलिड और जिंक SO4 है एक्वस विलयन, ये जली विलयन है इसका, और इसकी सांद्रता कितनी है, 1m है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि जिंक, चलो कैथोड हाफ सेल हम देखें क्या है, कैथोड अर्ध सेल क्या है, हिंदी में कहेंगे कैथोड अर्ध सेल, वो क्या है, कॉपर डूबा हुआ है कॉपर सल्फेट में, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, जली विलयन है, इसकी भी सांद्रता 1m है। नीचे यहां सांद्रता लिख देते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला देने से आपको कंप्लीट सेल मिल जाएगी। चलिए ले लेते हैं फुल सेल, फुल डेनियल सेल या फुल डेनियल कपल, इसको डेनियल युग्म भी बोल सकते हो आप, ठीक है। फुल डेनियल सेल, डेनियल सेल, पूरा डेनियल सेल कैसे बनाएंगे, जिंक धातु डूबी हुई है जिंक सल्फेट के जली विलयन में, जिसकी सांद्रता है 1m, और ये देखो इसके बाद हम सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे, समझे। तो सॉल्ट ब्रिज बनाने का मतलब ऐसे 2 लाइन, और अब ये जिंक सल्फेट के बाद तुरंत कॉपर नहीं, भाई देखो जिंक गया जिंक सल्फेट में, अब जिंक सल्फेट कॉपर से नहीं जुड़ रहा है, जिंक सल्फेट यूं जुड़ रहा है कॉपर सल्फेट से, ना कि कॉपर से। तो इसके बाद नंबर आया CuSO4 का, ये एक्वस सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 1m है, और इसके बाद यहां पर CuSO4 में पड़ा हुआ है Cu जो कि सॉलिड है। और अभी हमने क्या देखा कि जिंक सल्फेट वाला जो
ये जिंक वाला जो हाफ सेल है ये नेगेटिव है, एनोड है और नेगेटिव है, तो यहाँ कहीं दूर आप ऐसे नेगेटिव लगा देंगे, ऐसा नहीं नेगेटिव लगाएंगे कि ये जिंक के ऊपर ही दिखने लगे, और ये वाला इन पॉजिटिव है, थोड़ा सा दूर रहेगा, ठीक है। अब देखो इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, जिंक सॉलिड Zn डबल प्लस SO4 डबल माइनस, ये 1M एक्वस एक्वस सॉल्ट ब्रिज, Cu डबल प्लस एक्वस, एक्वस मतलब जली, SO4 माइनस 2 एक्वस 1 मोलर, फिर कॉपर सॉलिड पॉजिटिव नेगेटिव चाहे तो आप दिखा, अब ये सल्फेट सल्फेट यहां से हट जाएंगे, तो फाइनली आपको क्या मिला, जिंक सॉलिड डूबा हुआ है जिंक डबल प्लस एक्वस 1M में और कॉपर डबल प्लस एक्वस 1M में, और ये कॉपर सॉलिड है ना। तो ये आपका डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसको आप जरूर एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बनाएंगे आप जरूर से, है ना। ये डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया बेटा। जिंक डूबा हुआ है जिंक डबल प्लस के एक्वस सॉल्यूशन जो यूनिमोलर है, 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाला है। फिर ये कनेक्ट है सॉल्ट ब्रिज के जरिए कॉपर के विलयन से, जिसकी मोलर सांद्रता का है, और ये इसमें फिर पड़ा हुआ है कॉपर रॉड, इसमें ये वाला हिस्सा नेगेटिव है, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, ये एनोड है ये कैथोड है, इस पर ऑक्सीडेशन होगा इस पर रिडक्शन होगा। और फिर अब हम लोगों को डेनियल सेल क्वेश्चन जब आएगा 3 नंबर में मुझे लगता आएगा, तो फिर इसके बाद आपको रिएक्शन और ये वोल्टेज निकाल के दिखाना होगा कि यहाँ वोल्टेज क्या आएगा। चलिए निकालते हैं। यहां पे जो है हम लोगों को सेल पोटेंशियल निकालना है या सेल ईएमएफ निकालना है, पूरे सेल का जो है इलेक्ट्रोड विभव कितना आने वाला है। तो आपने देखा कि जिंक जो है जिंक डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहां जो बेटा E0 आता है, अभी ऑक्सीकरण की क्रिया थी तो E0 ऑक्सीडेशन जो आता है वो आता है प्लस 0.76 वोल्ट। तो E0 रिडक्शन कितना आएगा, अगर ये रिडक्शन के रूप में लिखा जाता तो ये चेंज हो जाता साइन, माइनस 0.76 वोल्ट रहता। और कॉपर वाला तो रिडक्शन हो ही रहा है, ये तो रिडक्शन हो ही रहा है, इसका जो E0 है रिडक्शन वो होता है प्लस 0.34 वोल्ट। तो E0 सेल क्या होगा, E0 सेल होगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ऐसे बता देते हैं टीचर्स वगैरह, है ना सर जी लोग, हम लोग बता देते हैं ये बात बच्चों, थोड़ा सा हमें डेप्थ में जाके उतर के बात समझ लेनी है कि E0 कैथोड, ये दोनों सेल ऐड किए जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट सेल रिएक्शन देखो, उसके बाद E0 सेल, कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या मिलेगी, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो जिंक प्लस कॉपर डबल प्लस, ये सॉलिड है ये एक्वस है, आयन एक्वस, और ये किस में बदला, Zn डबल प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। E0 ऑफ सेल एक कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गई, पूर्ण समीकरण हो गई। E0 ऑफ सेल जो होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड लिख दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे एक वजह है, जब दोनों रिएक्शन ऐड हुई हैं तो दोनों पोटेंशियल भी ऐड होने चाहिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले, तो E0 कैथोड प्लस E0 एनोड हम करेंगे। कैथोड का पे कौन सी क्रिया हुई, कैथोड पर रिडक्शन हुई, तो ये हमने रिडक्शन लिखा और यहां लिया ऑक्सीडेशन। लेकिन हमने अभी बात की थी कि जब आपको E0 लिखना होता है तो एक्चुअली वो रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जाता है, तो यहां तो एनोड वाली कौन सी पोटेंशियल हमने लिख रखा है, ऑक्सीडेशन, तो हम इसको लिख देते हैं रिडक्शन में। और ऑक्सीडेशन वाले को जब रिडक्शन में बदलेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, मतलब ये पॉजिटिव को कर देना है नेगेटिव, या यूं समझो E0 कैथोड रिडक्शन माइनस या प्लस लिखो यहां पे प्लस नेगेटिव E0 एनोड रिडक्शन। समझे कहां से आ गई वैल्यू, यहां वैल्यू थी ऑक्सीडेशन की
ऑक्सीडेशन वैल्यू को जब रिडक्शन में बदलोगे तो इस पॉजिटिव को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। अब इन ब्रैकेट को मिलाओ तो हमको क्या मिलेगा, ई नॉट कैथोड रिडक्शन माइनस ए प्लस माइनस ई नॉट एनोड रिडक्शन। अब दोनों रिडक्शन में आ चुके हैं तो हटा देते हैं हम लोग इसको फाइनली, और यह इसीलिए वैल्यू आती है ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यही फार्मूला आप यूज करेंगे बार बार। ई नॉट सेल, पूरे सेल का जो विभव निकालना होगा वो कैथोड का विभव ऋण एनोड का विभव, कैथोड के पोटेंशियल और एनोड के पोटेंशियल का डिफरेंस आप ले लेंगे, ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए। और ये दोनों कैसे पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं। अगर यहां आप एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप लेना चाहेंगे तो यहां आप पॉजिटिव लीजिएगा, गलती ऐसी मत करिएगा कि नेगेटिव ही ले जाइएगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो। ई नॉट कैथोड कितना है भाई, प्लस 0.34 वोल्ट माइनस ई नॉट एनोड रिडक्शन वाली वैल्यू, ऑक्सीडेशन वाली नहीं, माइनस 0.76 ऐड किया प्लस 1.10 वोल्ट। यहां कितना वोल्टेज मिला, 1.10 वोल्ट। यही ईएमएफ हो गया, विद्युत वाहक बल हो गया। अगर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव मिला है मतलब ये सेल फंक्शनिंग में है, सेल पॉसिबल है, नहीं तो सेल पॉसिबल नहीं है। आगे आप एक टर्म पढ़ेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई। ये टर्म होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू एन नेगेटिव माइनस एन एफ ई। अगर ये स्टैंडर्ड है तो ये भी स्टैंडर्ड। अब अगर ये नेगेटिव आया तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा डेल्टा जी। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो जाता है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तभी रिएक्शन पॉसिबल होती है। अब जैसे देखो ये प्लस 1.10 वोल्ट है, यहाँ ये प्लस में रखोगे तो ये माइनस और प्लस मिलके क्या आएंगे, नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव आया तो रिएक्शन पॉसिबल है और सेल पॉसिबल है। तो ये था बेटा डेनियल सेल का कॉन्सेप्ट। अगली क्लास में, अब ये मुझे लगता है सफिशिएंट है आपके लिए, आज आपने 3 टॉपिक्स, 2 क्लासेस और आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लेंगे, ये खत्म हो जाएगा। अगले क्लास में मिलेंगे तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और कंडक्टिविटी के बारे में कुछ बता दूंगा। नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और नस्ट इक्वेशन समझ लेंगे हम लोग, और एक क्लास हम लोग कंडक्टिविटी के बारे में, मोलर कंडक्टिविटी पढ़ लेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर लंबी क्लास मिल गई तो हम एक ही क्लास में कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री निपट जाए। तो आप क्या करें, आप लोगों को करना ये है कि इनको आप अपना जो भी बुक या जो भी आपने मटेरियल, कुछ बच्चे जो छोटे मोटे गाइड बुक्स आते हैं, अवतार विद्या या एवरग्रीन वगैरह टाइप का भी फॉलो करते हैं तो वो भी कर सकते हो, कोई उससे परहेज मत करिए। मुद्दा ये है कि आपको तैयार होना चाहिए बच्चों, है ना, और प्रैक्टिसेस आपको खूब करने हैं। प्रैक्टिस करिए। देखिए, एक आप नए साल में आए हैं, कैलेंडर बदलता है बच्चों, बाकी अगर नहीं बदलना चाहते हैं अपने आप को तो हम नहीं बदलते हैं। आपको बदलना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी बुरी आदतों को, जो बैड हैबिट्स हैं, उनको बदलना है। अगर आप बहुत सो रहे थे तो उतना ही सोइए, एक हेल्दी स्लीप लीजिए। आप खूब सोना है, आपको पर्याप्त सोना है, लेकिन इतना नहीं सोना है पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, है ना। आप इस समय सोशल मीडिया का यूज कम करिए, सोशल मीडिया के जो पॉजिटिव यूजेस हैं वही करिए। आप पढ़ रहे हैं तभी तक आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। पढ़ाई के वक्त में आपके नोटिफिकेशंस नहीं आने चाहिए। आपको ये ख्याल रखना है कि आपके माँ बाप ने, आपके गार्जियन ने आपको कितने रिसोर्सेज दे रखे हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो नो डाउट आपके माँ बाप ने आपको फ़ोन प्रोवाइड किया है, बेटा आप एक एंड्रॉयड सेट चला रहे हो एटलीस्ट, तो आपको उसको तवज्जो देनी है। अगर आपको कुछ चीज़ें मिल रही हैं घर परिवार से तो उनको आप रिजल्ट में तब्दील करके उसको दिखाइए। मैंने बोला कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना कुछ कर सकूं केमिस्ट्री में आपके लिए। अनुराग आपके साथ खड़ा है बेटा, है ना। बस ये है कि मुझे दिखना चाहिए कि आप भी कुछ कर रहे हो, है ना। तो आप वीडियोस देखिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, आप अपने क्लासमेट्स तक इन वीडियोज को पहुंचाइए, जिससे एक कारवां, बड़ा कारवां बने तो ज़्यादा मजा आएगा बच्चों। वीडियो आप देखते हो, आपको अच्छी लगती हो तो शेयर करिए। चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों। आप कमेंट नहीं करते हैं, व्यूज आते हैं
कमेंट नहीं करेंगे तो मैं जान नहीं पाऊंगा कि आपकी दिक्कतें क्या है ना। आप एकदम एक क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन टाइप का कमेंट करिए कि आपको जैसा महसूस हो रहा है उस ढंग से आप कमेंट करिए, हमसे बात करिए। और अब बिना टाइम वेस्ट किए आप अपना एक एक मिनट टाइम यूटिलाइज करिए और खूब मेहनत करिए, अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर करिए। बने रहिए बच्चों हमारे साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।